Hello, people. I hope you're doing wonderful, wonderful, wonderful. So today I'm here to talk about Securities Law Minor Amendments. Okay. सबसे पहली चीज तो ऐसा कि इस चीज का जो सिक्योरिटीज लॉ अमेंडमेंट है ना फॉर द कमिंग अटेम्प्ट, इस चीज का आपको बिल्कुल लोड नहीं लेना, बिकॉज इस बार जो अमेंडमेंट्स है ना वो नेग्लिजिबल है ही नहीं. आर यू अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिकली? तो इट इज जस्ट अ हाइप कि एक व्यक्ति को टेंशन हो जाता है कि मैंने अमेंडमेंट्स नहीं पढ़े, अमेंडमेंट्स नहीं पढ़े. एंड दैट इज द रीजन आई थॉट आई जस्ट मेक अ स्मॉल सा वीडियो. आई जस्ट मेक अ वीडियो जिसमें जो भी आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट अमेंडमेंट्स हैं आई कवर दो, सो दैट यू विल स्टे लिटिल रिलैक्स कि हाँ बेटा जी अभी अमेंडमेंट्स हो चुके हैं. ठीक है, मैंने पहले भी एक सेपरेट वीडियो बना के आपसे रिक्वेस्ट किया था दैट फोकस ऑन योर मेन कंटेंट. जो आपका मेन कंटेंट है, जो आपके नोट्स है, जो आपका रेगुलर पूरे टॉपिक्स है, उस पर फोकस करिए, बिकॉज इन द कमिंग एग्जामिनेशन दे विल बी फोकसिंग ऑन दोज पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स. और ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए बिकॉज ऑफ कोविड कोई भी सब्सटैंशियल अमेंडमेंट्स आए ही नहीं है ना, बिकॉज कोविड वॉज द फर्स्ट प्रायोरिटी, राइट. तो उस कारण से कोई भी जो लॉ के अंदर मटेरियलिस्टिक चेंज लाने थे वो चेंज लाए नहीं गए. हाँ, इस बीच कुछ चेंजेस जरूर आए हैं और कुछ माइनर चेंजेस हैं, कुछ छोटे मोटे इंपॉर्टेंट चेंजेस कह सकते हो, एंड कुछ कोविड रिलेटेड चेंजेस हैं. तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आई जस्ट ट्राई एंड एक्सप्लेन यू पीपल वेरी केयरफुली कि अमेंडमेंट्स कौन कौन से एप्लीकेबल है फॉर दिसंबर 20 अटेम्प्ट. ठीक है, समझो अच्छे से. देखो बेटा जी, इंस्टीट्यूट ने कुछ नए केस लॉज भी ऐड किए थे, मैंने वो भी आपके करवा दिए पूरे के पूरे. बट मुझे लगता नहीं है कि इस बार के एग्जामिनेशन में ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है. हार्डली 5 मार्क्स के लिए या कुछ आप अपेक्षा कर सकते हैं, 5-10 से ज्यादा की बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं है. तो इसलिए मैं मेरा एक सिंपल रिक्वेस्ट है एक से टू फोकस ऑन द मेन कंटेंट एंड डोंट वरी टू मच अबाउट इट. बस वीडियोस देख लिए, पढ़ लिया, इतना काफी रहेगा. फोकस करना अच्छे से. अमेंडमेंट्स फॉर दिसंबर 20 की अगर मैं बात करता हूं ना, 5 मिनट थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे दूंगा, उसके बाद में विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग भिड़ जाएंगे टुवर्ड्स डिस्कसिंग द टॉपिक्स. अमेंडमेंट्स फॉर दिसंबर 20 की अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर कैसे हैं देखो. एक तो होगा एडिशनल केस लॉज, उसको अमेंडमेंट्स में नहीं ला रहा मैं. एडिशनल केस लॉज, देखो मुझे नहीं लगता कि शायद वो भी कोई बहुत भारी भरकम रोल प्ले करेंगे एग्जाम में, बट मुझे पसंद बहुत आया था केस लॉज. तो उसके तो बहुत पहले हमने वीडियो करके खत्म कर लिया इंपॉर्टेंट जजमेंट्स करते हुए, बिकॉज वो काफी इंटरेस्टिंग है. यू गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स कि ओके इस तरह से एक्चुअली जो लॉ हमने पढ़ा है वो इस तरह से इंप्लीमेंट होगा. तो भले ही वो एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस ना रखे, लेकिन उसके बाद पढ़ लेना, उससे आपका ओवरऑल जो माइंडसेट है ना वो अच्छे से ग्रो होता है कि हाँ किस तरह से जो हमने सेक्शंस पढ़े, सेबी पढ़ लिया हमने, डिपॉजिटरीज पढ़ लिया हमने, ये सब एक्चुअली प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे होते हैं. तो उसके लिए वो केस लॉस बहुत भारी है और हो सकता है एग्जामिनर एक आधा क्वेश्चन वहां से पूछ भी ले. दैट्स व्हाई वी कवर्ड ऑल द केस लॉस. ठीक है, अब बात करता हूं उसके अलावा. तो अमेंडमेंट्स ऑफ दिसंबर 20 में एक तो एडिशनल केस लॉस आ गए. केस लॉस के अलावा समझना माइनर कोविड रिलेटेड अमेंडमेंट्स. माइनर स्लैश कोविड लिख देता हूं कि कुछ ऐसे छोटे मोटे अमेंडमेंट्स, एक वर्ड चेंज हुआ वगैरह, और कुछ है कोविड रिलेटेड अमेंडमेंट्स. जो कोविड रिलेटेड अमेंडमेंट्स है ना, इस पे आपने बिल्कुल फोकस नहीं करना. और जो माइनर वर्ड वगैरह चेंज हुआ ना, ये कैसा है बेटा जी, जो रिवाइज मॉड्यूल मतलब जो अगला अटेम्प्ट होगा उसमें वो चीज ज्यादा रेलेवेंट रहेगी. तो समझना ध्यान से, देयर आर सर्टेन माइनर अमेंडमेंट्स, देयर आर सर्टेन कोविड रिलेटेड अमेंडमेंट्स. ये सब चीजें आपके एग्जाम के लिए प्रैक्टिकली रेलेवेंट नहीं है. ठीक है बेटा जी, तो माइनर में भी आप जैसे पढ़ रहे हो मेन कंटेंट से वही पढ़ो. ठीक है ना, तो ना ये जो आपके सप्लीमेंट आपने देखा होगा तो उसमें जो ये माइनर अमेंडमेंट्स ये भी आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, और जो कोविड रिलेटेड अमेंडमेंट्स हैं वो भी आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है. ठीक है, इसके अलावा तो सर फिर क्या क्या एप्लीकेबल है मैं बताता हूं. कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि राइट एंटाइटलमेंट. ये एक नया फंडा आया है कि पहले जैसे कि राइट इशू होता था, राइट, एक कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू करती थी, राइट इशू, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू करती थी एट ए गिवन प्राइस. तो ये जब राइट इशू होता था ना, तो मेरे पास राइट है, ठीक है, फिर मैं जब शेयर्स खरीद लूंगा इन राइट को एक्सरसाइज करके, उसके बाद में जो शेयर्स मिलेंगे वो डीमैट अकाउंट में आते थे, राइट. अभी उन्होंने नया कंसेप्ट ले आए हैं दैट इवन दिस राइट, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट फर्स्ट शेयर होल्डर यूज्ड टू गेट द राइट, ठीक है, फिर उस राइट को एक्सरसाइज करके द पर्सन यूज्ड टू गेट द शेयर्स एंड देन दी शेयर्स वुड बी ट्रांसफर टू हिज डीमैट अकाउंट. अब इन्होंने नया फंडा कर दिया है कि इवन द राइट एंटाइटलमेंट, जो पहले राइट आया था ना, वो भी मेरे डीमैट अकाउंट में रह सकता है एंड आई कैन इवन सेल इट कंफर्टेबली. तो पहले भी आप उसको ट्रांसफर कर सकते थे, बट उस प्रोसेस को बहुत आसान कर दिया है. इवन द राइट एंटाइटलमेंट कुड बी देयर इन द डीमैट अकाउंट. I have a right to get 100 shares of Reliance at, for example, 1200 rupees per share. This is the right. Even this right could be there in your डीमैट अकाउंट. अब वो चीजों के लिए प्रोविजन है राइट एंटाइटलमेंट, बहुत ही प्यारे प्रोविजन, ठीक है. उसके बाद में कुछ 1 2 3 छोटे छोटे चेंजेस हैं.
म्यूचुअल फंड में कुछ माइनर सा चेंज है, उसके बाद में जो सेबी का स्कोर्स था ये आपने पढ़ा होगा, उसका एक मोबाइल ऐप आ चुका है, ठीक है, तो सेबी के स्कोर्स का मोबाइल ऐप आ गया, वो एक है। फिर एक छोटा सा है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, सब्सीक्वेंट क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट का छोटा सा एक अमेंडमेंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ 4 अमेंडमेंट्स है जो आपने पता होना चाहिए। इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब एक बहुत ही खास टॉपिक है, प्रेफरेंशियल इशू, समझना ध्यान से अच्छे से। प्रेफरेंशियल इशू फॉर कंपनीज हैविंग स्ट्रेस्ड असेट्स। तो ये भी एक बहुत ही खासा कंसेप्ट है, लेकिन ये भी आपके एग्जाम लुकआउट से एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज ये पूरा कंप्लीट दे ही नहीं रखा है। आपके सप्लीमेंट में क्या किया उन्होंने, टॉपिक दे दिया, इसका प्रोविजन कॉपी पेस्ट कर दिया, बट उसके आगे बहुत कुछ है जो उन्होंने अभी दिया नहीं है। प्रोबेबली बस जो अगला अटेम्प्ट होगा तब वो एप्लीकेबल करेंगे। तो ये भले ही उन्होंने दे रखा है, लेकिन दिस ऑल्सो कैन नॉट बी प्रैक्टिकली एप्लीकेबल। अब वो एक एब्सर्ड सा क्वेश्चन बनाने तो बात अलग है। तो आपने दिसंबर 20 के एग्जाम के लुकआउट से जिन बच्चों ने सेल्फ स्टडी करने की कोशिश की उनको समझ में आ गया, बहुत ही एब्रप्टली दिया हुआ है। जिन बच्चों ने थोड़ा सा जिन बच्चों ने सेल्फ स्टडी की उनको समझ में आ गया होगा। अब जिन बच्चों को दिसंबर के लिए अमेंडमेंट्स पढ़ने हैं, तो आप समझो प्रैक्टिकली आपने क्या क्या पढ़ना है। ऑल द एडिशनल केस लॉस पढ़ने, एग्जाम ओरिएंटेड दिसंबर के लिए। राइट एंटाइटलमेंट का कंसेप्ट पढ़ना है, म्यूचुअल फंड का छोटा सा अमेंडमेंट है वो पढ़ना है, स्कोर्स का मोबाइल ऐप आ गया है ये पढ़ना है, और सब्सिक्वेंट क्यूआईपी का एक छोटा सा अमेंडमेंट है पढ़ना है, एंड दैट इज इट। सो दिसंबर 20 अटेम्प्ट के लिए बच्चे ने सिर्फ इतने से एडिशनल चीजें पढ़नी है, ठीक है। और मेरा तो वैसे भी कहना है कि I don't believe that these are going to play a major role in the examination, but to be on the safer side, ये तो पढ़ के ही जाना है। और इसमें मैं आपसे ज्यादा अपेक्षा नहीं कर रहा हूं, आप पूरा फोकस करो अपने ही कंटेंट पे, जिस तरह से आप पढ़ रहे थे। सिर्फ ये वीडियो देख के उन चीजों को कवर कर लेना। एडिशनल केस लॉस का भी वीडियो जरूर देख लेना अगर गलती से क्वेश्चन आ जाता है तो, एंड ये वाला वीडियो भी देख लो, इसमें मैं सारी चीजें कवर कर लूंगा। एंड कुछ है ही नहीं, मतलब आपको रियलाइज होगा ना कुछ भी नहीं है। मतलब अगर मुझे बोलना है कि अगर बताओ सर आपके हिसाब से अमेंडमेंट पे क्वेश्चन आएगा तो किस पे आएगा, तो अगर मैं एग्जामिनर होता, मैं पेपर सेट कर रहा होता, मुझे अमेंडमेंट पे क्वेश्चन पूछना ही है, तो मैं पूछता राइट एंटाइटलमेंट के कंसेप्ट। सो आई होप आई मेड थिंग्स वेरी क्लियर। सबसे पहले क्या अननेसेसरी का फर्स्ट हो जाता है ना, आप लोग बच्चे अननेसेसरी परेशान हो जाते हैं कि सर ये है कि नहीं है, ये है कि नहीं है, एप्लीकेबल है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं है। तो इतना सिंपल है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ लोड लेना ही नहीं है, खत्म। जब रात को नींद आ रही हो ना, सोना तब बैठना वीडियो, और ये 1 घंटे का वीडियो होगा, देख के खत्म कर लेना, थोड़ा सा बस थोड़ी सी नींद आ रही है, खत्म कर लेना, बस दैट्स इट, बस दैट्स इट। तो इस चीज को लेकर बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आई एम अगेन रिपीटिंग, फोकस ऑन योर मेन कंटेंट। व्हाट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर डूइंग इज कि भाई साहब अरे अमेंडमेंट सप्लीमेंट अमेंडमेंट, इस चक्कर में मेन पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। एग्जाम के अंदर जब आपका पेपर आएगा तो ये क्या 5 से 10 मार्क्स का जाएगा ना, 5 से 10 मार्क्स का, आपका 90 मार्क्स का पेपर तो रेगुलर कंटेंट से आएगा। सो प्लीज फोकस ऑन योर रेगुलर कंटेंट एकदम रिलीजियसली, एकदम रिलीजियसली। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आपने मैराथन वगैरह भी अच्छे से देखा होगा, तो उसके अंदर आपको एक अच्छे से ब्रशअप होंगे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है ना बेटा जी। चलो, सो आई होप सारे गधे मेरे साथ रेडी हैं, एंड वी गोइंग टू स्टार्ट, ठीक है। तो फटाफट से आप क्या कर लो, ये जो नोट्स हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गए होंगे। तो कोई ऐसा बालक है जिसको नोट्स हाथ में चाहिए तो वहां से भी डाउनलोड कर सकता है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने चलो ठीक है कि नोट्स में बाद में डाउनलोड कर लूंगा, तो एटलीस्ट पेन दिस थिंग डाउन समवेयर। इसके अलावा मुझे कुछ ज़्यादा लिखवाना नहीं होगा, ये एक बार कहीं पे पेन डाउन कर लो, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी रहे कि हाँ बेटा जी ये एग्जाम के एक दिन पहले देखा, हाँ ये सारी चीज़ें देखते हुए जानी है, बस खत्म हुई बात। आई होप आई एम क्लियर। एग्जाम के एक दिन पहले बस ये जो 4 ब्लॉक नीचे है वो एडिशनल केस लॉस देख के जाना है अमेंडमेंट्स के नाम पे। इसके अलावा अमेंडमेंट्स के नाम पे कुछ भी देखना नहीं है, ठीक है। रेगुलर कंटेंट पे फोकस करना है, फुल स्पीड में पेन डाउन करो।
यस बेटा जी, सो वी आर ऑल हियर टू टॉक अबाउट दी अमेंडमेंट्स। तो ये कुछ अमेंडमेंट्स हैं, इस बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही मस्ती में, बहुत ही आसान अमेंडमेंट्स हैं, बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं करने वाले हैं। ठीक है बेटा जी, चलो। सो हियर वी आर एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट एंड कंपैरेटिवली द इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, बाकी सारे तो बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटे से हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसी से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, समझना अच्छे से, फोकस वेरी केयरफुली। सेबी हैज इशूड सर्कुलर नंबर this dated January 22nd 2020 regarding streamlining the process of right issue by amending SEBI ICDR regulation and SEBI LODR regulation. Okay, this circular shall be applicable for all the right issues where letter of offer is filed with the stock exchange on or after 14th February 2020. बहुत ही प्यारी डेट दी है उन्होंने। 14 फरवरी 2020 के बाद में जो भी राइट इशू होंगे उसके ऊपर ये प्रोसीजर अप्लाई होगा। तो हमारे लिए तो क्या है कि आज के बाद, मतलब ये डेट हो चुका है कब का, राइट, तो इसके बाद में जो भी राइट इशू होंगे सब पे एप्लीकेबल होगा। तो हमारे लिए तो सारे राइट इश्यूज पे एप्लीकेबल होने वाला है, तो हमें डेट वेट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वैसे भी आप चाह कर भी ये डेट तो भूलोगे नहीं। चलो छोड़ो, पढ़ते हैं इसके अंदर हुआ क्या है। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट आया राइट एंटाइटलमेंट का, फोकस करना अच्छे से। पहला पॉइंट छोड़ो, दूसरे से काम की चीज स्टार्ट होती है, और पहले को एक बार रीड जरूर कर लेते हैं। क्या लिखा है फर्स्ट में, द पीरियड for advance notice to stock exchange under regulation 42(2) of LODR has been reduced from at least 7 working days to at least 3 working days for the purpose of right issue। कहने का मतलब क्या है, अगर आपके बोर्ड मीटिंग पर राइट इशू हो रहा है, आपके बोर्ड मीटिंग पर अगर राइट इशू हो रहा है, तो पहले 7 दिन पहले इंफॉर्म करना पड़ता था स्टॉक एक्सचेंज को। पहले बोर्ड मीटिंग के 7 दिन पहले इंफॉर्म करना होता था स्टॉक एक्सचेंज को, अब सिर्फ 3 दिन पहले इंफॉर्म करना है। रिकॉर्ड डेट के बारे में आपने इंफॉर्म करना होता था। ठीक है, तो आप सिंपल ऐसे समझो, रिकॉर्ड डेट के लिए पहले स्टॉक एक्सचेंज को, रिकॉर्ड डेट के लिए पहले स्टॉक एक्सचेंज को 7 दिन पहले इंफॉर्म करना होता था, अब स्टॉक एक्सचेंज को 3 दिन पहले इंफॉर्म करना है, खत्म बात। तो एलओडीआर के अंदर पहले रूल था कि जब भी रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर कर रहे हैं आप लोग, जब भी रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर कर रहे हैं आप, तो आपको 7 दिन पहले इंफॉर्म करना होता था। दैट हैज बीन चेंज, और आप कह रहे हैं कि आपको 3 दिन पहले इंफॉर्म करना है। सिंपल, क्लियर है बेटा जी हम लोग? ठीक है, बहुत आसान। तो रिकॉर्ड डेट के बारे में पहले 7 दिन पहले इन्फॉर्म करना होता था, अब 3 दिन पहले इन्फॉर्म करेंगे, तो 7 हैज बीन रिप्लेस्ड विद 3। ये माइनर चीज होगी अबाउट राइट इशू, रिकॉर्ड डेट फॉर राइट इशू ऑफ कोर्स। ठीक है, ठीक है, तो ये तो कोई खास बात नहीं है। अब आती है खास बात, 100% फोकस यहां पे। इंट्रोडक्शन ऑफ डीमटेरियलाइज्ड राइट एंटाइटलमेंट्स, जिसका मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था, आपको समझना मेरी बात को अच्छे से, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डीमटेरियलाइज्ड राइट एंटाइटलमेंट, देखो बेटा जी, पहले कैसा होता था कि एक कंपनी अगर राइट इशू कर रही है, एक कंपनी अगर राइट इशू कर रही है, सो द कंपनी यूज्ड टू कम अप विद अ रेशियो जिसमें राइट इशू हो रहा है, दैट एवरी पर्सन होल्डिंग वन शेयर विल नाउ गेट अ राइट टू अप्लाई फॉर अनदर शेयर एट द रेट ऑफ 250। तो कोई भी एक रेट दे देते थे जिसमें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक और शेयर मिल रहा है। राइट इशू अलग है, बोनस इशू अलग है। बोनस इशू में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स मिलते हैं फॉर फ्री, राइट इशू में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स मिलते हैं बट दे हैव टू पे सम कंसिडरेशन। सो होता है था दैट कंपनी डिक्लेयर कर देती थी कि हर एक शेयर होल्डर को एक एक शेयर खरीदने का राइट है। तो हर एक व्यक्ति इसके पास एक शेयर है, उसको एक शेयर खरीदने का राइट मिला है, से एट 250। तो फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग 1000 शेयर्स, सो नाउ आई हैव अ राइट टू बाय 1000 मोर शेयर्स एट द रेट ऑफ 250 फॉर एग्जांपल। तो होता है था कोई भी व्यक्ति इन शेयर्स को चाहे तो खुद अप्लाई कर सकता था, या फिर वो ये किसी को बेच सकता था और वो व्यक्ति शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकता था। तो मान लीजिए शेयर मिल रहा है 250 में, उसकी मार्केट प्राइस है 400, उसकी मार्केट प्राइस है 400। तो मैं अगर खुद खरीदना चाहूं 250 में तो मैं खुद खरीद सकता हूं, या फिर मैं चाहूं तो ये राइट किसी को बेच सकता हूं कि आपको ये राइट इशू खरीदना है क्या, ठीक है, आप मुझे दे दो 100 रुपीज पर शेयर, मैं आपको ये राइट दे दूंगा, फिर आपको 250 में मिल जाएगा। एंड अ पर्सन कुड ऑल्सो सेल दिस राइट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि व्यक्ति को राइट मिला है तो या तो वो राइट से शेयर्स को एक्सरसाइज कर सकता है, या फिर उस राइट को एज इट इज सेल भी कर सकता है। अब उन्होंने क्या डिफरेंस कर दिया, डिफरेंट चीज ले आई, समझना ध्यान से। पहले जो राइट इशू होता था ना, कि मेरे पास होता था मुझे बाय डॉक्यूमेंट, बाय एन अग्रीमेंट सेल करना पड़ता था, बाय एन अग्रीमेंट सेल करना पड़ता था। और होता है था आज कंपनी ने मुझे राइट दे दिया, उसके बाद में मैंने राइट को एक्सरसाइज किया, फिर जब शेयर्स मिले, दोज शेयर्स विल बी विजिबल इन माय डीमैट अकाउंट। ये राइट तो मेरा एक राइट था, बस जब मैं शेयर्स खरीदूंगा तब मेरे डीमैट अकाउंट में विजिबल होंगे। इन्होंने नया कंसेप्ट क्या ले आया, अब जो ये राइट एंटाइटलमेंट है, ये जो राइट एंटाइटलमेंट है, ये भी अब डीमैट फॉर्म में आ चुके हैं। अर्लियर राइट तो मेरा राइट था जो मुझे अग्रीमेंट के थ्रू सेल करना पड़ता था, हाँ जब मैं शेयर्स खरीदता था तब वो डीमैट अकाउंट में आते थे। दे हैव चेंज्ड इट, नाउ इवन द राइट विल बी इन डीमैट अकाउंट। और सर ये कैसा दिखेगा, बिल्कुल बेहतरीन कंसेप्ट है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से दिखेगा।
आपके डीमैट अकाउंट में क्लियरली दिखेगा, फॉर एग्जांपल आई एम होल्डिंग रिलायंस के शेयर्स एंड आई एम गेटिंग राइट टू बाय रिलायंस के फर्दर 100 शेयर्स, सो देन अ राइट टू बाय फर्दर शेयर्स ऑफ रिलायंस एट दिस प्राइस, और मैं उसको डीमैट के थ्रू बेच भी सकूंगा। सर बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट ये हुआ कि जब अग्रीमेंट के थ्रू बेचना होता था तो मैं सिर्फ अपने क्लोज वन को आसपास के लोगों को बेच पाता था, बट जब डीमैट हो चुका है, राइट भी डीमैट हो चुका है, तो मैं राइट भी डीमैट के थ्रू कहीं भी बेच सकता हूं। So what is this concept? This concept is with respect to dematerialization of right entitlement. I hope you're understanding the concept. अब इसके पूरे प्रोविजन पढ़ लेंगे, but I hope you're understanding the concept. Now what has been the concept? The concept has been very simple कि भाई साहब जो भी व्यक्ति है ना जिसको राइट मिला है, राइट शेयर के अंतर्गत राइट मिला है, दिस पर्सन कैन एक्चुअली ट्रांसफर दिस राइट एंटाइटलमेंट थ्रू डीमैट अकाउंट एज वेल, बिकॉज नाउ ये जो राइट है ना, ये राइट भी डीमैट फॉर्म में ही आएंगे, ये राइट भी डीमैट अकाउंट में आएंगे। तो पहले राइट डीमैट अकाउंट में नहीं आया करते थे, आफ्टर दिस प्रोविजन, आफ्टर दिस अमेंडमेंट अब राइट भी डीमैट अकाउंट में आते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ डीमटेरियलाइज्ड राइट एंटाइटलमेंट, डीमटेरियलाइज्ड राइट एंटाइटलमेंट का कंसेप्ट आ चुका है। आप अगर इसको थोड़ा सा भी और रिसर्च करना चाहेंगे ना आपकी परीक्षा वगैरह के बाद में, तो करिएगा, आपको रिलायंस का एक राइट इशू मिलेगा जो कि डीमैट फॉर्म में आया था, तो वो आपको पढ़ने को मिलेगा, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, चलो अब इसके बारे में प्रोविजन पे आते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड कि व्हाट इज द कंसेप्ट व्हिच वी आर स्टडीइंग, दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ डीमटेरियलाइज्ड राइट एंटाइटलमेंट। कि राइट एंटाइटलमेंट जो है ना ये पूरा डीमैट में आ चुका है, अब उसे पढ़ रहे हैं। In the letter of offer, in the abridged letter of offer, the issuer shall disclose the process of credit of RE in the demat account and renunciation thereof. बोला कि भाई साहब आपके जो लेटर ऑफ ऑफर रहेगा ना, राइट इशू का भी लेटर ऑफ ऑफर आता है, कि उसमें लिखा है प्रोसीजर क्या होगा कि किस प्रकार से आपके डीमैट अकाउंट में आएंगे और कैसे आप इसको बेच सकते हो, मतलब कैसे आप इसका रिनंसिएशन कर सकते हो। वर्ड आपने सुना होगा रिनंसिएशन, मेरा राइट अगर मैं किसी को बेच देता हूं, दैट इज रिनंसिएशन ऑफ राइट, वो व्यक्ति खरीद लेता है ऐसा। और बहुत लॉजिकल है ना, मान लो मुझे राइट इशू के तहत 250 में मिल रहा है, मार्केट में वो शेयर 400 में मिल रहा है, तो कोई व्यक्ति मार्केट से 400 में खरीदेगा, इससे अच्छा मेरे पास आएगा, सुना तू नहीं ले रहा है, तेरा राइट मुझे बेच दे, मैं 250 में ले लूंगा, मैं भी उसमें अपनी कुछ ना कुछ गेन करने की कोशिश करूंगा, तो मैं कहता हूं ओके मैं आपको 100 में देता हूं। अब वो क्या कैलकुलेशन करेगा, 100 में से राइट मिल जाएगा प्लस 250 में शेयर मिल जाएगा, तो जो शेयर का मार्केट प्राइस इज 400, आई विल बी गेटिंग दैट शेयर इन 350 ना। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग द कैलकुलेशन। 100 से इसको देके राइट ले लिया, 250 उसमें और जोड़े, तो 250 में मुझे शेयर मिल गया, तो 350 में फाइनली शेयर मिल गया ना, वहीं द मार्केट प्राइस इज व्हाट 400। So this is how people can do their calculation. So in the letter of offer, abridged letter of offer, the entire procedure will be given. Next, the right issue will be credited to the demat account of eligible shareholder in demat form. यही तो concept है कि अब right issue आपके demat account में आ जाएगा, कैसे फॉर्म में, dematerialized form में। Next, physical shareholder will be required to provide their demat account details to issuer register to the issuer for credit of REs in their demat account. अब अगर कोई व्यक्ति है, मुझे भी RE demat में चाहिए, अरे भाई तुम्हारे मेन शेयर से फिजिकल फॉर्म में, तुम्हारे मेन शेयर ही फिजिकल फॉर्म में, तुमने जो मेन शेयर्स है वो फिजिकल फॉर्म में रख रखा है, जो तुम्हारे मेन शेयर्स ही वही फिजिकल फॉर्म में, और तुम्हें आरई डीमैट में कैसे मिलेगा? मिल सकता है, आप एक डीमैट अकाउंट ओपन करो और फिर अप्लाई करो कंपनी को कि मेरे आरई जो है डीमैट अकाउंट में दो। तो इफ यू ओपन अ डीमैट अकाउंट, बिकॉज आपका एग्जिस्टिंग डीमैट अकाउंट तो है ही नहीं, बिकॉज आपके शेयर्स भी फिजिकल फॉर्म में, तो आप एक डीमैट अकाउंट लेके जाओ और कंपनी को बोलो कि मेरे आरई राइट एंटाइटलमेंट मुझे डीमैट में चाहिए। ठीक है, कोई अच्छे ये मत सोचना भी कि सर अब तो फिजिकल शेयर्स अलाउड ही नहीं है। बेटा जी, ट्रांसफर इन फिजिकल शेयर्स इज नॉट अलाउड। फिजिकल शेयर्स तो आज भी लोगों के पास है, फिजिकल शेयर्स तो आज भी लोगों के पास है, उसमें ट्रांसफर अलाउड नहीं है। अपने पास आप होल्ड करके रखो ना, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो होल्डिंग ऑफ फिजिकल शेयर इज स्टिल अलाउड, मियरली द ट्रांसफर इज नॉट अलाउड। तो कोई व्यक्ति इसने 10 साल से फिजिकल शेयर होल्ड करके रखे हैं, अभी भी उसके पास फिजिकल हो सकते हैं, राइट। अब कंपनी ने राइट इशू दे दिया, राइट इशू दे दिया, तो अब वो क्या करेगा, वो चाहे तो डीमैट अकाउंट ओपन करके जा सकता है कंपनी के पास कि मेरा राइट एंटाइटलमेंट इस डीमैट में दो। तो भले ही शेयर्स फिजिकल में है, बट राइट एंटाइटलमेंट आपको डीमैट में मिल जाएंगे। ठीक है, दीज आर सर्टेन माइनर थिंग्स। अब देखो और चीज, ट्रेडिंग ऑफ डीमटेरियलाइज्ड राइट एंटाइटलमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, कि ये जो डीमटेरियलाइज्ड राइट एंटाइटलमेंट है ना, ये कैसे स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, और जैसे शेयर्स ट्रेड होते हैं वैसे ही ट्रेड होते हैं। देखना, REs shall be traded on secondary market platform of stock exchange with T+2 rolling settlement similar to equity shares. आज की तारीख में इंडिया में इक्विटी शेयर्स का भी T+2 है, वो रिड्यूस करने का प्रोविजन चल रहा है, प्रपोजल चल रहा है, बट अभी तक भी रिड्यूस हुआ नहीं है। आज भी इंडिया में T+2 ही है, आज भी इंडिया में T+2 ही है। तो जैसे इंडिया में T+2 होता है, फॉर एग्जाम्पल मंडे को मैंने ट्रेड की तो T+2 मंडे +2, ट्यूसडे, वेंसडे को सेटलमेंट होता है। वेंसडे को मेरे डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाए, मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, अगर मैंने वेंसडे को मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे अगर मैंने मंडे को शेयर्स बेचे हैं तो इस प्रकार से फंक्शन करता है। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। सो उसी प्रकार से T+2 पे चलेगा राइट एंटाइटलमेंट भी, कि अगर आज आपने राइट एंटाइटलमेंट बेचा है
तो आपको उसके पैसे मिल जाएंगे T+2 में, और सामने वाले के डीमैट में राइट एंटाइटलमेंट आ जाएगा T+2 में। तो एक्जैक्टली लाइक इक्विटी शेयर्स। Investor holding right entitlement in demat mode shall be able to renounce their entitlement by trading on stock exchange platform or off market transfer। दोनों अलाउड है कि आप स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से भी बेच सकते हो और आप ऑफ मार्केट भी बेच सकते हो। अरे मेरा फ्रेंड है, उसको को ठीक है, ले मैं तेरे को ट्रांसफर कर देता हूँ, ठीक है सर। फिर डीमैट अकाउंट से कैसे ट्रांसफर करेंगे? आप अपने डीपी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इनको एक एप्लीकेशन देकर ट्रांसफर कर सकते हो। नॉर्मली इक्विटी शेयर्स में ऑफ मार्केट अलाउड नहीं होता है हर किसी को, प्रमोटर्स वगैरह को अलाउड होता है, लेकिन हमारे जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टर चाहे कि मैं ऑफ मार्केट ट्रांसफर करना चाहता हूं, देयर आर वेरियस रेस्ट्रिक्शन। बट राइट एंटाइटलमेंट में क्या क्या है, आपके डीमैट अकाउंट में राइट एंटाइटलमेंट है। आप चाहो तो स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे बेच दो, और आप चाहे तो पर्सनल लेवल पे भी बेच सकते हैं। ऑफ मार्केट ट्रांसफर कहते हैं उसको। Such trade will be settled by transferring dematerialized RE through depository mechanism in the same manner as done for all other types of securities। मैंने बताया ना कि अगर आप ऑफ मार्केट ट्रांसफर कर रहे हो तो कैसे करोगे? आप सिंपल अपने डिपॉजिटरी को एप्लीकेशन भेजोगे कि ये राइट एंटाइटलमेंट जो मेरे डीमैट अकाउंट में है ये उनके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। जैसे अनलिस्टेड शेयर में होता है, अगर आप किसी बच्चे ने अनलिस्टेड शेयर में ट्रेडिंग की होगी तो वो भी डीमैट में आ जाते हैं। तो वो डीमैट में कैसे आते हैं? वो इसी प्रकार से कि आप डिपॉजिटरी को एप्लीकेशन देते हैं कि इससे डीमैट अकाउंट, इस व्यक्ति के डीमैट अकाउंट से इस व्यक्ति के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। फॉर एग्जांपल, आई एम होल्डिंग शेयर्स ऑफ रिलायंस रिटेल। रिलायंस रिटेल इज स्टिल एन अनलिस्टेड कंपनी। तो जो उसके होल्डर थे, मैंने उनसे कॉल पे नेगोशिएशन किया कि इस रेट में मुझे चाहिए, उन्होंने कहा अग्रीड। सो देन ही मेड एन एप्लीकेशन टू डिपॉजिटरी एंड ही ट्रांसफर्ड दोस शेयर्स इन माय डीमैट अकाउंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड आई ट्रांसफर्ड द मनी टू हिज बैंक अकाउंट। तो ये स्टॉक एक्सचेंज के बाहर हमने ट्रांजैक्शन किया, ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन कहते हैं। और स्टॉक एक्सचेंज तो आप सबको पता है, हमें पता ही नहीं चलता है ये रेट है, सेल हो जाता है, वी डोंट इवन नो कि वो किसके पास जा रहा है। हाँ, हमें हमारा पैसा मिल जाएगा। आई बी अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन ऑफ मार्केट एंड स्टॉक मार्केट वाला ट्रांजैक्शन। चलो, अब इसकी बात कर रहे हैं कि राइट एंटाइटलमेंट के अंदर पेमेंट मोड। तो वेरी इजी, एप्लीकेशन फॉर राइट इशू शैल बी मेड ओनली थ्रू आसबा। एप्लीकेशन सपोर्ट बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, आप सबको बहुत क्लियरली पता है, अब तो बहुत पुराना कंसेप्ट हो गया है, पहले नया कंसेप्ट था एप्लीकेशन सपोर्ट बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। तो अगर आप राइट एंटाइटलमेंट को एक्सरसाइज करके शेयर्स लेना भी चाहते हैं, तो वो होगा थ्रू आसबा। नो विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन शैल बी परमिटेड बाय एनी शेयर होल्डर आफ्टर द इशू क्लोजिंग डेट। कि एक बार इशू क्लोज हो गया फिर आप विड्रॉ वगैरह कोई एप्लीकेशन नहीं कर सकते। कि आपने एक्सरसाइज किया राइट शेयर्स, आप एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं, ठीक है, आपने एक्सरसाइज कर दिए, इशू क्लोज हो गया, फिर आपको लग रहा है और यार मार्केट में तो शेयर प्राइस गिर रहा है, क्या करूं, मैं तो विड्रॉ करना चाहता हूं। विड्रॉ नहीं कर सकते। एक बार आपने राइट इशू के लिए अप्लाई कर दिया, इशू क्लोज हो गया, फिर आप विड्रॉ नहीं कर सकते। मेरी बात को समझना एक बार। 5 पॉइंट पढ़े हमने, पांचों पॉइंट बहुत ज्यादा आसान है, दिमाग में चिपक जाने चाहिए। 5 पॉइंट बहुत ज्यादा आसान है। क्या 5 पॉइंट पर? पहला पॉइंट था, अरे ये रिकॉर्ड डेट के बारे में पहले 7 दिन पहले बताना होता है, अब 1 दिन पहले ही बताना, ठीक है। दूसरा पॉइंट था इंट्रोडक्शन ऑफ राइट एंटाइटलमेंट, कि राइट एंटाइटलमेंट का कंसेप्ट आ चुका है, दैट नाउ इवन द राइट एंटाइटलमेंट कैन बी देयर इन डीमैट अकाउंट, इंट्रोडक्शन ऑफ डिमैटेरियलाइज्ड राइट एंटाइटलमेंट। फिर हमने पढ़ा ट्रेडिंग किस प्रकार से होती है, T+2। तो राइट एंटाइटलमेंट में भी ट्रेडिंग होती है T+2, या स्टॉक एक्सचेंज पे भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, या फिर आप ऑफ मार्केट भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा पेमेंट भाई साहब आज भी कैसे होता है, 1, 2, 4 और 5, बहुत ही कमजोर गणित हो चुकी है। देन लास्ट इज पेमेंट कैसे होगा, आसबा के थ्रू होगा। और एक बार आपने अप्लाई कर दिया फिर आप विथड्रॉ नहीं कर सकते। डोंट यू थिंक इट्स वेरी इजी? अरे डोंट यू थिंक, अरे घर पे बैठे बैठे चिल्लाओ, मुझे बताओ कि बहुत आसान नहीं लग रहा है क्या? बहुत आसान नहीं लग रहा है क्या? अरे बहुत ही आसान, जबरदस्ती का टेंशन लेके बैठते हैं आप लोग, अरे बहुत ज्यादा आसान। बस सब कुछ बच्चों, सर हमने तो पढ़ा था थोड़ा सा कठिन लग रहा था। अरे बेटा जी बिल्कुल कठिन नहीं है, सिर्फ करेक्ट अप्रोच से घुसो। क्या पढ़ा देखो बहुत आराम से। हम बात कर रहे हैं डीमैटेरियलाइज्ड राइट एंटाइटलमेंट की। वी आर टॉकिंग अबाउट डीमैटेरियलाइज्ड राइट एंटाइटलमेंट। डीमैटेरियलाइज्ड राइट एंटाइटलमेंट 4 पॉइंट पढ़े। सबसे पहले तो हमने राइट इशू को लेकर एक पॉइंट पढ़ दिया, अरे रिकॉर्ड डेट पहले 7 दिन पहले बताना होता था ना, वो अब 3 दिन पहले ही बताना है। फिर आगे इंट्रोडक्शन ऑफ डीमैटेरियलाइज्ड राइट एंटाइटलमेंट, क्या अब से राइट एंटाइटलमेंट भी डीमैट में रहेंगे या आपके डीमैट अकाउंट में आएंगे, क्रेडिट होंगे और आप इसको आराम से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। फिर आया आपका ट्रेडिंग कैसे होगी, डीमैटेरियलाइज्ड राइट एंटाइटलमेंट की भी T+2 में फॉर्म में, T+2। और ये आप स्टॉक एक्सचेंज पे कर ही सकते हैं T+2 फॉर्म में, या फिर आप इसको ऑफ मार्केट भी कर सकते हैं बाय डिपॉजिटरी को एप्लीकेशन दी। लास्ट इज पेमेंट कैसे होगा, आसपास से होगा, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट से होगा। एंड लास्ट पॉइंट कि एक बार आपने अप्लाई कर दिया फॉर राइट इशू और इशू क्लोज भी हो चुका है, फिर आप उसको विथड्रॉ भी नहीं कर सकते हो। अरे नहीं कर सकते। डोंट यू थिंक? बस परेशान होने की तो कोई बात ही नहीं थी ना। एंड मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये अकेला ऐसा अमेंडमेंट था जिससे मुझे कुछ अपेक्षित एग्जाम में पूछ लेंगे। वैसे तो मुझे लगता है कि अमेंडमेंट्स आर नॉट गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल, 5-10 मार्क्स से कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेंगे एग्जाम में, बट फिर भी चलो हम आ जाते हैं म्यूचुअल फंड पे। म्यूचुअल फंड का क्या अमेंडमेंट है, कोई अमेंडमेंट ही नहीं है। अरे खत्म, कुछ अमेंडमेंट ही नहीं है। अब मानो क्या है,
आई टेल यू, इसका एग्जाम पे कोई ज्यादा इंपैक्ट होने वाला नहीं है, बट ये एक्चुअल अमेंडमेंट है, इसे समझ लो. प्रायर टू द अमेंडमेंट सेबी हैड परमिटेड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर. तो म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर थे और सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर थे, इनको अलाउड था टू यूज द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. तो स्टॉक एक्सचेंज का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करना, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, लॉगिन आईडी दे देते हो, ट्रेडिंग करना इजी हो जाता है. तो स्टॉक एक्सचेंज का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करना किसको अलाउड था? म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर्स को और सेबी के रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स को. तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स को, मेरे साथ बने रहना, डिस्ट्रीब्यूटर्स को और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स को, इन दोनों को अलाउड था स्टॉक एक्सचेंज का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करना. ठीक है. अकॉर्डिंगली, इन ऑर्डर टू फर्दर इंक्रीज द रीच ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पे और लोगों की रीच बढ़ाने के लिए, नाउ सेबी हैड अलाउड इन्वेस्टर टू डायरेक्टली एक्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज टू परचेज एंड रिडीम म्यूचुअल फंड यूनिट्स डायरेक्टली फ्रॉम म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज. क्या कह रहे हैं, सुनना ध्यान से. स्टॉक एक्सचेंज, ये अमेंडमेंट एग्जाम में नहीं पूछ सकते वो लोग, लेकिन इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस बहुत भयंकर है. स्टॉक एक्सचेंज के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सेस अभी तक दे रखा था सिर्फ मात्र केवल किसको? म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर को और सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स को. तो इनके पास एक्सेस था स्टॉक एक्सचेंज का. ठीक है, इनके पास एक्सेस था स्टॉक एक्सचेंज का. तो जो भी इन्वेस्टर होता था, इन्वेस्टर को इनके पास आना पड़ता था. जो भी इन्वेस्टर होता था, इन्वेस्टर को इनके पास आना पड़ता था और फिर ये स्टॉक एक्सचेंज से उनके लिए यूनिट्स खरीद सकते थे. बिल्कुल ठीक है. अब इसको और ग्रो करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज ने क्या कह दिया, इन्वेस्टर डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज से ही म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीद बेच सकता है. तो पहले ये जो एक इंटरमीडिएट इन्वॉल्व थी, अब ये भी हट गई. ये लोग, अरे मतलब कोई व्यक्ति इनके थ्रू खरीदना चाहता है तो खरीद ही सकता है, बट अब जो लोग इन्फॉर्म्ड है, जिनको स्टॉक एक्सचेंज पूरी ट्रेडिंग आती है, वो लोग चाहे तो सीधा स्टॉक एक्सचेंज से भी म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स खरीद सकते हैं. वो सीधा स्टॉक एक्सचेंज से म्यूचुअल फंड की यूनिट्स खरीद सकते हैं. सो द अमेंडमेंट इज सिंपल. Earlier, the access to the stock exchange infrastructure was given only to the distributors and the investment advisors. Now, after the amendment, SEBI has given the access to the investors as well to have an access of the stock exchange or stock exchange का infrastructure for buying or selling the mutual fund की units. तो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स जो इन्वेस्टर्स को पहले इनके थ्रू खरीदने पड़ते थे, अब इन्वेस्टर डायरेक्टली भी खरीद बेच सकता है स्टॉक एक्सचेंज. नहीं बेटा जी, अरे बहुत मतलब बहुत का लड्डू, गोल 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 लड्डू खाए रहे हैं आपकी तरफ, बैक टू बैक खाते रहो. एक बार इसको रीड करो, एक बार इसको रीड करो, रीड करके खत्म कर लो ना. अरे मैं आपको क्या कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा आसान है, बट आपको खुद को फील आना चाहिए ना कि बहुत ज्यादा आसान है. मेरे कहने पे क्यों, अंदर से खुद को आवाज आनी चाहिए कि बहुत ज्यादा आसान है. देखो देखो बेटा जी, क्या कहते हो यारों, लड्डू एकदम डन, राइट? चलो यारों, सो दिस इज ऑल्सो डन, कोई परेशानी की बात ही नहीं है. ठीक है बेटा जी, बहुत ज्यादा आसानी लगता है आपको अमेंडमेंट. अरे बहुत, आप जबरदस्ती चिंता करते हो यारों, कुछ है ही नहीं. चलो अब आता है सेबी लॉन्चेस मोबाइल एप्लीकेशन फॉर लॉजिंग इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस. ये तो एक ऐसा अमेंडमेंट है जो मुझे पढ़ाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, आपको इसमें मेरी कोई जरूरत ही नहीं है. सेबी लॉन्चेस मोबाइल एप्लीकेशन फॉर लॉजिंग इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस. जो स्कोर्स पहले ऑनलाइन हुआ करता था पूरा स्कोर्स, वो पूरा आप क्या कर दिया, एक मोबाइल ऐप पे शिफ्ट कर दिया, और पूरा एक मोबाइल ऐप पे शिफ्ट कर दिया. मोबाइल ऐप के थ्रू, उस मोबाइल ऐप के थ्रू जो है ना, आप पूरा का पूरा अपना कंप्लेन जो है ना उसको रजिस्टर कर सकते हैं. फोकस करना अच्छे से. इन इट्स एफर्ट्स टू इंप्रूव द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सेबी टुडे मतलब ये क्या, न्यूज इंस्टीट्यूट ने क्या किया, पूरा का पूरा न्यूज से ले लिया, तो समझना. सेबी टुडे लॉन्च्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन फॉर द कन्वीनियंस ऑफ इन्वेस्टर to lodge their grievance in SEBI complaint redressal system. 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 Scores. तो स्कोर्स का मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया. ओके, लॉन्चिंग द मोबाइल ऐप SEBI Scores, श्री अजय त्यागी, चेयरमैन SEBI, said Scores मोबाइल ऐप will make it easier for investor to lodge their grievances with SEBI. अरे आज की तारीख में हर एक चीज एप्लीकेशन पे होती है भाई साहब. बाल कटाने से लेकर, राइट, घर की शॉपिंग से लेकर, घर की ग्रोसरी ऑर्डर से लेकर,
हर एक चीज आज की तारीख में मोबाइल ऐप पे होती है। तो उन्होंने इस चीज को भी आसान कर दिया कि आपको कोई परेशान करे ना, आपको कोई कंपनी, लिस्टेड कंपनी, कोई भी ब्रोकर, आपको किसी भी प्रकार का सेबी को कंप्लेन करना है तो उसके लिए मोबाइल ऐप बना दिया। अब मस्ती से कंप्लेन करो सेबी को। स्कोर्स that makes it easier for investors to lodge their grievance with SEBI as they can now access scores at their convenience of a smartphone. The mobile app, I am sure, I am कौन यहाँ पे? त्यागी साहब। अब इसका कोई एग्जाम है, मुझे भी लगता है इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं, बट क्या पता हमें पता होना चाहिए, कभी वो किसी सब क्वेश्चन में 1-2 मार्क्स के लिए कुछ पूछ लें तो। This will encourage investor to lodge their complaints on scores rather than sending letter to SEBI in physical form. देखो फिजिकल मोड तो बहुत पहले हुआ करता था, बहुत पहले फिजिकल मोड होता था, फिर उन्होंने वेबसाइट पे स्विच कर दिया था और अब उन्होंने वो भी ऐप पे शिफ्ट कर दिया। तो बोले कि फिजिकल करने की जरूरत नहीं, लोग कंप्लेन ही नहीं करते इस चक्कर में, मोबाइल ऐप पे होगा कंप्लेन। दिस इज अनदर एफर्ट ऑफ सेबी इन इंप्रूविंग डिजिटाइजेशन इन सिक्योरिटीज मार्केट, ही एडेड। होल टाइम मेंबर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड देयर ऑफिशियल्स फ्रॉम सेबी वर आल्सो प्रेजेंट ऑन द ओकेजन। तो ओकेजन पे सब लोग प्रेजेंट थे। तो उन्होंने अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से तक इतनी चीज पढ़ाई कि त्यागी साहब चेयरमैन थे। कौन त्यागी? अजय त्यागी। अजय त्यागी साहब चेयरमैन थे, उनके चेयरमैनशिप के अंडर उन्होंने क्या किया है, स्कोर्स जो है उसका ऐप लॉन्च कर दिया। बस इतना सा पड़ा है, जिससे कि इन्वेस्टर के लिए आसान होगा कंप्लेन लॉन्च करना अपनी कन्वीनियंस पे। ठीक है, इतनी सबकी समरी इतनी सी है, एक बार रीड कर लो मेरे साथ, खत्म हो जाएगा वापस से। The app has all the features of Scores which is presently available electronically where investor have to lodge their complaint by using internet medium. मतलब अभी जो वेबसाइट से लॉन्च करते हैं ना, वेबसाइट से लॉन्च करते हैं आप कमेंट्स, कंप्लेन, सारी की सारी जो फैसिलिटी है वो सबकी सब आपकी ऐप में भी अवेलेबल है। जो जो फीचर्स वहां पे, सारे फीचर्स एप्लीकेशन में भी है। After mandatory registration of the app for each grievance lodged, investor will get an acknowledgement via SMS and email on the registered mobile number and email ID. हमने रेगुलर एक्सेस के अंदर पूरा डिटेल में पढ़ा है। हमने तो स्कोर्स की वेबसाइट पे जाके देखा था कि ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, फिर नेक्स्ट पे जाना है, फिर सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, राइट। उस तरह से कंप्लेन लॉन्च करते हैं। सेम तरीके से मोबाइल ऐप पे भी पहले आपको प्रायर रजिस्ट्रेशन कराना होता है, उसके बाद में जैसे आपने कंप्लेन लॉन्च किया आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर आता है, वहां पे भी मेल पे एक्नॉलेजमेंट की रिसीट आती थी रिस्पेक्टिवली। इन्वेस्टर कैन not only file their grievances but also track the status of their complaint redressal. सेम वहां पे भी मैंने आपको बताया था, जैसे फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे आप कोई ऑर्डर करते हैं, फिर ऑर्डर का आप स्टेटस देखते हैं, जोमैटो पे ऑर्डर करते हैं, देखते हैं ना वो बंदा हिला के नहीं हिला, रास्ते में कहां से आ रहा है। तो इसी प्रकार से सेबी स्कोर्स के अंदर भी आपने कंप्लेन लॉन्च की तो उसके पूरे आपको स्टेटस दिखता है कि आप कैसे गई है, कंपनी के पास आ चुकी है, कंपनी ने एक्शन टेकन, रिपोर्ट बना दी है, कंपनी कहां पे स्टेटस है, ओके कंप्लेन जो है वो रिड्रेस हो चुकी है, पूरा स्टेटस दिखता रहता है। इन्वेस्टर कैन ऑल्सो can also key in reminders for their pending grievances. तो अपने reminders भी लगा सकते हैं ताकि आपको reminder आ जाएगा। Normal tools like FAQ on scores for better understanding of the complaint handling process can also be assessed. Connectivity to SEBI toll-free helpline number has been provided from the app for any clarification help that investor may require. कोई भी ऐप है उसमें ऐसा बस ऑप्शन है कॉलिंग का, दिखता होगा अपने वेबसाइट वगैरह पे, राइट। उस पर आप क्लिक करोगे और इमीडिएटली कॉल लग जाएगा सेबी के टोल फ्री नंबर पे। तो उन्होंने इसको इतना यूजर फ्रेंडली बना लिया है कि कोई भी व्यक्ति कंफर्टेबली कंप्लेन लॉन्च कर पाएगा। Next, Scores is a platform designed to help investor to lodge their complaints online with SEBI pertaining to securities market against listed company, SEBI registered intermediary, SEBI recognized market infrastructure institution. कि हम किस किस के अगेंस्ट कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं? लिस्टेड कंपनी बोलो, ब्रोकर बोलो, इंटरमीडिएट बोलो, इन सब के अगेंस्ट। SEBI since its launch in June 2011, SEBI on an average receive about 40,000 complaints every year. 2011 में स्कोर्स आया था, तब से हर साल तकरीबन 40,000 कंप्लेंट्स आती है। A total of 357 complaints have been resolved using Scores platform so far. As per SEBI norms, entities against whom complaints are lodged are required to file an action taken report with SEBI within 30 days of the receipt of complaint. Normal जो हमने वहाँ पे पढ़ा है वही कि भाई साहब जैसे ही आपके अगेंस्ट कंप्लेन आ गई उसके 30 डेज में कंपनी को एक्शन टेकन रिपोर्ट बनानी होती है कि इस कंप्लेन के अगेंस्ट हमने क्या एक्शन लिया है। The mobile app SEBI Scores is available on both iOS and Android. बेटा जी नॉर्मल लोग नहीं होते अपने ऐप के में प्रमोट करते हैं, उसी प्रकार से इन्होंने भी ऐप के में पूरी चीजें लिखी है। मेरा कहना है कि आपके लिए ज्यादा कुछ काम की चीज नहीं है यहाँ पे, आपको बस इतना सा पता होना चाहिए, फोकस करना। आपके लिए यहाँ पे ज्यादा कुछ काम की चीज नहीं है, बट आपको इतना सा जरूर पता होना चाहिए, फोकस करना अच्छे से, इतना सा जरूर पता होना चाहिए दैट स्कोर्स का जो वेबसाइट पे होता था अब उसका ऐप आ चुका है। जो काम जो वेबसाइट पे था वो ऐप पे आ चुका है। जो फीचर्स वेबसाइट पे वो सब यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी आपको रिपोर्ट मिलती है, पूरा स्टेटस पता कर सकते हो। यहाँ पे भी एक्नॉलेजमेंट मिलता है। यहाँ पे भी सेम है, उनको 30 डेज के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट करनी है। यहाँ पे भी आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो लिस्टेड कंपनी, इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट। और इन्होंने एवरी ईयर 40,000 ज्यादा एप्लीकेशंस आती है और उन सबको मतलब 357 तकरीबन एप्लीकेशंस हैं जो इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस जो स्कोर्स के थ्रू रिजॉल्व हो चुके हैं। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। मेरा क्या सजेशन है आपको, आप क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको 6-7 पॉइंट उंगलियों पे गिना दिए, ऐसे 5 पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। जैसे कि मैं बताता हूँ, सबसे पहली चीज हो गई दैट द स्कोर्स ऐप हैज बीन लॉन्च्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री अजय त्यागी, द चेयरमैन ऑफ सेबी। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया फॉर एग्जांपल।
the application of Scores has all the features that we had in the earlier online complaint redressal forum. तो जो वेबसाइट से करते थे सेम फीचर्स है. नेक्स्ट, कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट अ लिस्टेड कंपनी, अ सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी और सेबी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन. ठीक है. उसके बाद में नेक्स्ट क्या हो गया, ये हो गया देन व्हेनेवर यू फाइल अ कंप्लेंट यू गेट एन एक्नॉलेजमेंट नंबर, यू हैव टू डू अ प्रायर रजिस्ट्रेशन बिफोर फाइलिंग अ कंप्लेंट. एज सून एज यू फाइल द कंप्लेंट यू कैन चेक द स्टेटस ऑफ योर कंप्लेंट, यू कैन सेट रिमाइंडर्स इन द एप्लीकेशन इज देयर इन iOS और एंड्रॉइड बोथ. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इस प्रकार से मैंने 9 पॉइंट्स तो गिना दिए. इस प्रकार से कुछ भी 5 पॉइंट्स जो आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू स्कोर्स मोबाइल ऐप. ठीक है. अगेन मैं अगर एग्जामिनर होता तो ये क्वेश्चन कतई नहीं पूछता, बट मैं एग्जामिनर नहीं हूं. ठीक है. तो एग्जाम के क्वेश्चन आ सकता है. चलो, अब ये एक और कंसेप्ट है. ये कंसेप्ट बहुत भारी है, बहुत भारी. अब हमने क्या 3 चीजें पढ़ ली. 3 चीजें हमने क्या पढ़ ली भाई साहब? सबसे पहले हमने पढ़ लिया राइट एंटाइटलमेंट. राइट एंटाइटलमेंट हो चुका है डीमटेरियलाइज फॉर्म में. फिर हमने म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल फंड बहुत आसान अमेंडमेंट था कि वैसा पहले इन्वेस्टर को एक्सेस नहीं था, ये डिस्ट्रीब्यूटर और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स को ही एक्सेस था. अब इन्वेस्टर को भी एक्सेस है. बहुत आसान. और फिर उसके बाद में हमने पढ़ा ये स्कोर्स का मोबाइल ऐप बन चुका है. अब एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स आता है. ठीक है. ये एक्चुअली बहुत खास कंसेप्ट है, बहुत 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 खास कंसेप्ट है. बट आई डोंट बिलीव दैट दे कैन आस्क दिस इन द एग्जामिनेशन. मुझे लगता नहीं कि सैंडबॉक्स के कंसेप्ट को एग्जाम में पूछेंगे, बिकॉज ये अभी जो है ना, ये उस लेवल का कंसेप्ट है जो कि अभी तक कहीं पे भी सिलेबस में है ही नहीं. ये चीज़ सिलेबस में कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ उन्होंने एक सप्लीमेंट में इस बारे में दे दिया. समझना क्या होता है सैंडबॉक्स. सबसे पहले समझो सैंडबॉक्स का मतलब क्या होता है. एक आर्टिफिशियल स्पेस बनाया जाता है. एक आर्टिफिशियल स्पेस बनाया जाता है क्लाउड में. क्लाउड समझते हैं, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, ऑनलाइन, राइट. जहाँ पे कोई भी नया सॉफ्टवेयर है, नया एप्लीकेशन है, नया वेबसाइट है, तो उसको टेस्ट किया जाता है. समझना अच्छे से. सैंडबॉक्स क्या होता है? सैंडबॉक्स का मतलब क्या होता है? एक आर्टिफिशियल स्पेस है. आर्टिफिशियल स्पेस का मतलब ये नहीं है बेटा जी कि हमने एक फिजिकल जगह बनाई है कि भाई साहब नोएडा के यहाँ जाके हमने ये जगह बुक कर ली है. एक क्लाउड में, मतलब इंटरनेट पे एक आर्टिफिशियल स्पेस बनाया जाता है जिसका एक्सेस किसी को भी नहीं दिया जाता है. जिसका एक्सेस किसी को भी नहीं दिया जाता है, सिर्फ कुछ लोगों को दिया जाता है ताकि वो लोग टेस्ट कर सकें. फॉर एग्जाम्पल आपको आपकी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ इस कंसेप्ट को. ठीक है. अगर मैं कह रहा हूँ मेरे हिसाब से एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा ये, बट फिर भी अब ये नहीं कि फटाफट स्किप कर दिया. गधू सुन लो, 5 मिनट लूंगा, 5 मिनट में समझा दूंगा. फॉर एग्जाम्पल आप लोग यूज करते हैं कोई मोबाइल फोन. फॉर एग्जाम्पल यू यूज एप्पल. तो एप्पल के अंदर आपने देखा होगा अपडेट आता रहता है. तो जब भी कोई अपडेट आता है उसके पहले उसका बीटा वर्जन आता है. आपने सुना, राइट. तो बीटा वर्जन क्या होता है कि वो एप्लीकेशन का अपडेट रेडी है, लेकिन अभी हम उसको पब्लिक को देने के लिए रेडी नहीं है. हम चाहते हैं कि हमारे कुछ लोग उसको अच्छे से ट्राई करें. ठीक है. तो बीटा वर्जन का एक्सेस सबको नहीं दिया जाता है. बीटा वर्जन ऐसे नहीं कि कोई भी डाउनलोड कर सकता है. बीटा वर्जन कंपनी के कुछ जो इंजीनियर्स हैं उनको देते हैं एक्सेस, और हंड्रेड्स ऑफ इंजीनियर भी हो सकते हैं एप्पल जैसी कंपनी में. उन सबको कहा जाता है कि आप इस बीटा वर्जन को यूज करो दिन रात, और हमें बताओ कि इसमें क्या गलती है. फिर वो बीटा वर्जन, ट्रायल वर्जन सब लोग यूज करते हैं, सब लोग यूज करते हैं. फिर उसमें इंप्रूवमेंट्स समझ में आते हैं, और वो इंप्रूवमेंट्स करने के बाद जो फाइनल वर्जन होता है ना, वो बाहर पब्लिक को लॉन्च किया जाता है. आई यू अंडरस्टैंडिंग? अब हर एक कंपनी का अलग अलग तरीका होता है. कुछ लोग बीटा वर्जन भी बहुत लोगों को दे देते हैं, पब्लिक को, कि हमारा बीटा वर्जन है, जिसको ट्राई करना है कर लो, हमें सजेशन दे देना. और कुछ लोग बीटा वर्जन सबको नहीं देते. कुछ लोग बीटा वर्जन सिर्फ अपने लोगों को देते हैं, राइट. तो ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, राइट. फॉर एग्जांपल पबजी भी ऐसे ही करता है. जब भी कोई अपडेट आता है उसका बीटा वर्जन पहले देता है सबको. अब वो सबको ही दे देता है, ये उसका तरीका है. तो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स पे ऐसा ही कुछ है कि कुछ एक नई वेबसाइट है, नया ऐप है, नई चीज हमें ट्राई करनी है. तो सैंडबॉक्स मतलब एक आर्टिफिशियल स्पेस जहां पे कुछ लोग इसको ट्राई कर सकते हैं. तो पब्लिक को इसका एक्सेस नहीं मिलेगा. ये इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं होगा कि कोई भी व्यक्ति आके ले सकता है. ये कुछ लिमिटेड लोगों के लिए अवेलेबल किया जाएगा ताकि हम ट्राई कर सकें अच्छे से. आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग. अभी क्लियर? चलो, तो एक आइडिया लगा होगा क्या है सैंडबॉक्स. अब देखते हैं यहां पे क्या लिखा है. चलो ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से समझो. पार्टिसिपेंट्स इन द कैपिटल मार्केट इन इंडिया हैव बीन अर्ली अडॉप्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी. ये क्या कह रहे हैं कि शेयर मार्केट जो है ना, कैपिटल मार्केट, वो टेक्नोलॉजी के अर्ली अडॉप्टर्स में से एक होते हैं. ओके. सेबी बिलीव्स दैट एनकरेजिंग अडॉप्शन एंड यूसेज ऑफ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, फिनटेक मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, can act as an instrument to further develop and maintain an efficient, fair and transparent securities market ecosystem. इनको लगता है कि अगर हमने कोई भी टेक्नोलॉजी को जितना जल्दी इंप्लीमेंट किया, जितना जल्दी उसको लिया, उतना बेटर तरीके से हम काम कर सकते हैं. तो कोई भी अगर नई टेक्नोलॉजी, नया सॉफ्टवेयर, तो उसको इंप्लीमेंट करने में सेबी सबसे आगे रहती है. ऐसा है कहने की कोशिश कर रहे हैं. सुनना आप ध्यान से. गिव मी मिनट. Yes, people. Towards this end, SEBI, through circular, this stipulated
a framework for an industry-wide innovation sandbox whereby fintech startups and entity not regulated by SEBI were permitted to use the innovation sandbox for offline testing of their proposed solution. कोई भी फिनटेक कंपनी आ रही है जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के अंदर हमें कोई सोल्यूशन देने वाली है कि अब कंपनीज के लिए ट्रांसफर ऐसा हो जाएगा, T+2 T+1 में होगा अगर ये सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो, ऐसा कोई भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लेकर आ रही है तो उसके लिए प्रोविजन लेकर आया जिसे बोला है सैंडबॉक्स, जिसे बोला है सैंडबॉक्स। तो सेबी एक प्रोविजन लेकर आया कि कोई भी व्यक्ति अगर नया फाइनेंशियल सोल्यूशन देना चाहता है तो उसके लिए हम रेगुलेटरी सैंडबॉक्स लेकर आए। सैंडबॉक्स मतलब क्या, एक एरिया जहां पे सारी टेक्नोलॉजीज चेक हो जाएगी। देखते हैं आगे क्या लिखा है। Further, SEBI now has decided to introduce a framework for regulatory sandbox. Under this sandbox framework, entities regulated by SEBI shall be granted certain facilities and flexibilities to experiment with fintech solution in a live environment and on limited set of real customer for a limited time frame. समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? जो मैं आपको समझा रहा था सेम वही, कि एक पूरा रेगुलेशन ले आया उसके ऊपर, रेगुलेशन ले आए हैं सैंडबॉक्स के ऊपर कि उसमें क्या होगा, जो भी सेबी के रजिस्टर्ड लोग हैं, ठीक है ना, उनको अलाउ किया जाए। कोई भी आप नया सोल्यूशन ला रहे हो, फिनटेक सोल्यूशन ला रहे हो, तो आप पहले यहाँ पे कुछ समय के लिए ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे सेबी का वॉचडॉग भी है कि सेबी ध्यान भी रखेगा कि आप कैसे कर रहे हो वो चीजें। आपके कुछ कस्टमर्स होंगे, सबको अलाउ नहीं करोगे, कुछ लोगों को ट्रायल बेसिस पे आप अलाउ करोगे ताकि हम देख सके क्या ये चीज सबके काम को हैंडल करने के लिए रेडी है कि नहीं है। रेगुलर सैंडबॉक्स इज नथिंग वेयर वी कैन ट्राई टेस्ट अ सॉफ्टवेयर, जिसको ये लोग क्या कहते हैं, सोल्यूशन, इसको कहते हैं फिनटेक सोल्यूशन। फिनटेक सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, सम टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन टू एन एक्जिस्टिंग प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल T+2 इज अ प्रॉब्लम इन टुडेज एनवायरनमेंट, कि यार आज मैं ट्रांजैक्शन करता हूं, परसों पैसा आता है, मुझे T+1 चाहिए, मुझे सेम डे चाहिए, तो एक कंपनी आती है कि हम सेम डे, हमारे पास सॉफ्टवेयर जो सेम डे सब कुछ कर लेगा, तो उसको हम थोड़ी देर यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। फिनटेक सोल्यूशन। These features shall be fortified with necessary safeguard for investor protection and risk mitigation. The guidelines pertaining to the functioning of the regulatory sandbox are provided in annexure of this circular. तो ये सर्कुलर हमें पढ़ना ही नहीं है, उसके annexure में बहुत सारी चीजें दी हुई है। चलो समझना ध्यान से। पहले इस अमेंडमेंट की बात करूँ, फिर QIP के बारे में छोटा सा एक वर्ड बताना है, वो भी बता दूंगा। देखो ये जो है ना, ये है बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, लिमिटलेस इंपॉर्टेंस है सैंडबॉक्स की, लेकिन एग्जाम लुकआउट से इसको पूछना असंभव है, राइट। बट फिर भी अगर पूछ ले तो मैंने को पढ़ा है, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज वाली जो कंपनीज हैं वो टेस्ट कर सकती है उनके सॉफ्टवेयर्स को। तो सेबी ने उसके लिए पूरा रेगुलेशन बना दिया है जहाँ पे वो लोग टेस्ट कर सकते हैं। सिंपल, इतनी सी बात है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। तो मेरा क्या मानना है, बहुत सारे बच्चों को सैंडबॉक्स समझ में आया होगा, लेकिन उनको समझ में नहीं आएगा इस चीज को बयां कैसे करेंगे। तो आपको वैसे भी बयां करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लकी रहेंगे। सैंडबॉक्स जो है ना, उसको बस एक कंसेप्ट दिल में बैठा लो, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके सिलेबस में इसको ऐड किया जाएगा। मतलब एग्जीक्यूटिव है ना, तो आपके प्रोफेशनल पे फंडिंग, मतलब आई टीच फंडिंग एंड प्रोफेशनल लेवल ना, फंडिंग इज नथिंग बट अ मैच्योर्ड वर्जन ऑफ सिक्योरिटीज लॉ, राइट। तो सिक्योरिटीज लॉ का प्रैक्टिकल अप्रोच जो है ना, वो फंडिंग के अंदर रहता है। तो फंडिंग में भी रेगुलेटरी सैंडबॉक्स जो है ना, सिलेबस में नहीं था, उन्होंने अमेंडमेंट्स जो दिए थे ना, उन अमेंडमेंट्स के अंदर दे दिया था एक पैराग्राफ, सिंपल। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि ये प्रोफेशनल पे कम से कम डेप्थ में है, ताकि वहां पे आप उसको अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है बेटा जी, अब ये हो गया आपका रेगुलेटरी सैंडबॉक्स भी। अब मैं आपको बस एक और जो मुझे QIP का एक छोटा सा अमेंडमेंट पढ़ाना था वो पढ़ा देता हूं। चलो बेटा जी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, सर इतने से में पढ़ा दोगे? हाँ हाँ। सब्सीक्वेंट QIP 6 मंथ्स कट करके 2 वीक्स लिख देना। आपने कहीं ना कहीं पे ऐसा पढ़ा होगा कि सब्सीक्वेंट QIPs जो है ना, सब्सीक्वेंट QIP क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, जो सब्सीक्वेंट वाला होता है, मतलब एक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट आपने कर दिया, एक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट करने के बाद में नेक्स्ट क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट आप कब कर सकते हैं? एक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट करने के बाद में नेक्स्ट क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट आप कब कर सकते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। तो उसमें आपने रेगुलर प्रोविजन में 6 मंथ्स पढ़ा होगा कि एक बार क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट हो गया तो 6 महीने बाद ही अगला क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट हो सकता है। तो उसको चेंज कर दिया गया प्रोविजन, नाउ इट इज 2 वीक्स, कि एक बार किया उसके 2 हफ्ते के ही बाद, उसके 2 हफ्ते के ही बाद आप कर सकते हैं दूसरा सब्सीक्वेंट क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। तो जो पहले 6 मंथ्स था, अब उसको कट करके 2 वीक्स कर दिया गया। सो सब्सीक्वेंट QIP इज अलाउड आफ्टर 2 वीक्स। क्लियर है? इसके अलावा एक और अमेंडमेंट है जो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, फिर भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की कैटेगरीज चेंज हो चुकी है। ठीक है बेटा जी, ये भी एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखो कि ये भी एक छोटा सा अमेंडमेंट आ चुका है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की कैटेगरीज चेंज हो चुकी है। ठीक है,
तो वो हमने एनीवेज मैराथन के अंदर कवर कर लिया था, पूरा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का टॉपिक ही। तो किसी व्यक्ति का अगर नहीं मिस हो गया तो वहां से बिल्कुल कर लेना, समझना मेरी बात को अच्छे से। सो दीज आर दी बेसिक चेंजेस, दीज आर दी बेसिक अमेंडमेंट्स, बट एज आई सेड यू डू नॉट हैव टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम फॉर दिस बिफोर द एग्जामिनेशन, कि परीक्षा के पहले इस पर ज्यादा समय वेस्ट मत करना, बिकॉज आई डोंट थिंक, देखो सुनो, एफपीआई की कैटेगरीज तो हो चुकी है पहले, अब ऑफ कोर्स एफपीआई की कैटेगरीज इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क किया, तो ये किसी ने अगर नहीं पढ़ा ये चेंज तो ये तो पढ़ ही देना। तो एफपीआई की कैटेगरीज चेंज हो चुकी है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट जो है ना, वो 6 मंथ्स का 2 वीक्स हो चुका है, तो क्या याद क्या 1 मिनट है, खत्म। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स जो है मैंने आपको पढ़ाया जरूर, लेकिन मुझे लगता नहीं कि एग्जाम में कुछ आने वाला है इससे। उसके बाद मैं बात करता हूँ सेबी स्कोर्स, मुझे लगता है ये भी एग्जाम में कुछ आएगा, पढ़ लिया हमने, अगर आ गया तो हम हैंडल कर पाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से कोई इसका सेंस नहीं है। म्यूचुअल फंड, इसका भी मेरे हिसाब से कोई सेंस नहीं है, पढ़ लिया है हमने, बट मुझे लगता है एग्जाम में आ पाएगा। और ये जो है ना, इसको एक और मैं स्टार मार्क कर देता हूं, दैट इज डीमटेरियलाइज्ड राइट एंटाइटलमेंट। सो द वे आई एम सेइंग इज कि जो अपकमिंग अटेम्प्ट के बच्चे ना, उनको अमेंडमेंट्स का लोड नहीं लेना है, कभी भी अमेंडमेंट्स का बिल्कुल लोड नहीं लेना है। आपने पूरी पढ़ाई, पूरा फोकस अपने रेगुलर कंटेंट पे रखना है। यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट द अमेंडमेंट्स एट ऑल, ओके। सो दीज वर सर्टेन माइनर अमेंडमेंट्स, ओके, या यस पीपल। चलो बेटा जी, तो अमेंडमेंट सारे हो चुके हैं अपने अच्छे से, ठीक है, खत्म हो गया। अब मेरी बात को समझना, कुछ बच्चे कैसा है कि डर जाते हैं, सप्लीमेंट में दिख के सब कुछ, बट वो सब आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो सब आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आपके लिए जो एप्लीकेबल अमेंडमेंट्स हैं वो इतने से, और इसके अंदर में भी बहुत कम ऐसी चीजें हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है, ठीक है। तो एकदम मस्ती में, तो आपने एग्जाम लुकआउट्स जो भी अमेंडमेंट्स हैं वो सब है, और इसमें मैंने आपको 1 राइट एंटाइटलमेंट और एफआईआई, इन दोनों को स्टार मार्क करवाया, इन दोनों को मैंने स्टार मार्क करा, तो इन पे स्पेशल फोकस देके जाना, एंड अगर एग्जाम में आता है तो मुझे लगता है इनमें से आएगा, ठीक है बेटा जी। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द अमेंडमेंट्स एट ऑल। आपने कुछ नहीं करना, आपने बस ये वीडियो और मेरा एडिशनल केसेस का जो वीडियो है वो देख के चले जाना, एंड यू विल बी सॉर्टेड फॉर द कमिंग दिसंबर अटेम्प्ट। तो दिसंबर 20 के लिए आपसे बस यही अपेक्षाएं हैं कि आपने एडिशनल केसेस और ये पढ़ लिया है, एंड दिस विल सर्व द पर्पस एट ऑल, ठीक है। तो मुझे लगता है आपके लिए बहुत ईजी होगा, कुछ है नहीं। टिप्स पे अमेंडमेंट है, क्या पढ़ा आज? सबसे बड़ा डीमटेरियलाइज्ड राइट एंटाइटलमेंट, तो इतना बड़ा कि उसका इंट्रोडक्शन हो चुका है। पहले तो 7 कट करके 3 डेज आ गया, अब डीमटेरियलाइज्ड राइट एंटाइटलमेंट आ चुका है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि भाई साहब इसकी ट्रेडिंग कैसे होती है, इसकी भी T+2 पे होती है, ऑफ मार्केट भी होती है। आप डिपॉजिटरी को एप्लीकेशन देखिए कर सकते हैं, और एप्लीकेशन ASBA से होगा, एज आसबा एप्लीकेशन सपोर्ट बाय ब्लॉक्ड अमाउंट से होगा। और एक बार आपने अप्लाई कर दिया फॉर राइट इशू, राइट एंटाइटलमेंट था मेरे पास, मैंने राइट इशू के लिए अप्लाई कर दिया, इशू क्लोज भी हो गया, अब मैं उसे विड्रॉ नहीं कर सकता। म्यूचुअल फंड, अब तो इन्वेस्टर को सीधा एक्सेस दे दिया, स्टॉक एक्सचेंज के इंफ्रास्ट्रक्चर के, वहीं से वो यूनिट्स खरीद बेच सकता है, बहुत आसान। उसके बाद हमने देखा कि भाई साहब अब आपका सेबी के स्कोर्स का ऐप आ चुका है, तो जो जो फीचर्स आपकी वेबसाइट पे सारे ऐप पे तो है ही है, और साथ में हमने 3,57,000 का फिगर देखा, 40,000 का फिगर देखा, अजय त्यागी साहब का नाम देखा, ठीक है बेटा जी। फिर आया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सैंडबॉक्स का जो आ चुका है, ठीक है, कोई बात नहीं, कि आपके एक लाइव एनवायरनमेंट देते हैं आपको, कि यहाँ पे आप कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी वेबसाइट, कोई भी एप्लीकेशन, उसको आप टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। बट ये पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होता, सिलेक्टेड लोगों के लिए अवेलेबल किया जाता है। और फिर हमने सिंपल तरीके से देखा भाई साहब, QIP 6 मंथ्स की जगह 2 वीक्स हो चुका है, वेरी इजी। FPI की कैटेगरीज आप पढ़ चुके हैं। हाँ, एक और बच्चे कुछ कंफ्यूज हो रहे थे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर की डेफिनेशन में। यस, अ फ्यू ऑफ यू आर कमेंटिंग पिछले वीडियोस के नीचे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के अमेंडमेंट्स, तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर की डेफिनेशन सेम है, समझो अच्छे से। अमेंडमेंट क्या है कि उसके अंदर FPI का पॉइंट था ना, तो FPI की कैटेगरीज अब रिवाइज हो चुकी है, FPI की कैटेगरीज अब रिवाइज हो चुकी है। तो अगर मैं रिवाइज कैटेगरी के हिसाब से बताऊं तो इट वुड बी जस्ट के नाउ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के अंदर सिर्फ FPI कैटेगरी 1 आएगा। पहले कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 आ जाता था, अब सिर्फ कैटेगरी 1 आएगा, ऐसा समझ लो। लेकिन अभी तक वो चेंज ICSI ने नोटिफाई नहीं किया। ICSI ने जो हमें सप्लीमेंट दिया फिर कहीं पे भी उस बारे में कुछ बात नहीं की है कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर की डेफिनेशन चेंज होगी, ठीक है। सो हाउ अ स्टूडेंट हैज टू राइट द आंसर इन द डिसंबर एग्जामिनेशन, के डिसंबर अटेम्प्ट में आ गया पेपर में, अब मैं कैसे आंसर लिखेगा, तो उसने क्या लिखना है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर की पूरी डेफिनेशन वैसी की वैसी लिख दो, मतलब FPI का कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 लिख दो, वैसा का वैसा लिख दो, ठीक है। नीचे नोट में लिख दो आप सिंपल दैट द कैटेगरीज ऑफ FPI हैव बीन रिवाइज्ड एंड नाउ ओनली कैटेगरी 1 FPI विल फॉर्म पार्ट ऑफ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। होता कैसा बेटा जी कि जब आपकी कॉपी चेक होती है ना, तो कभी कभी एक ऐसा व्यक्ति कॉपी चेक कर रहा है जिसको शेयर मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट से सालों से टच के बारे, सालों से उस टच के बारे में उसने पढ़ा। जब CS में एग्जीक्यूटिव में पढ़ा होगा, पहले तो प्रोफेशनल में सिक्योरिटीज लॉ था भी नहीं, अभी अभी आया है, तो पहले प्रोफेशनल में सिक्योरिटीज लॉ भी नहीं था, तो उसने कभी एग्जीक्यूटिव में पढ़ा, उसके बाद में प्रैक्टिस कर रहा है 4-5 सालों से, और अब कॉपी चेक कर रहा है। तो उस व्यक्ति की कॉपी चेक करने का तरीका क्या हो जाता है, सजेस्टेड आंसर और आपकी कॉपी, बस वो ऐसे चेक करता है, ऐसे चेक करता है। सजेस्टेड आंसर में तो यही लिखा होगा ना जो मॉड्यूल का आंसर है, तो वहां पे पुरानी कैटेगरीज ही लिखी होगी। QIB की डेफिनेशन में, आई होप यू आर क्लियर मैं क्या कह रहा हूँ, FPI की कैटेगरीज हैव बीन रिवाइज्ड, लेकिन उसका जो रेफरेंस आना चाहिए था ना QIP की डेफिनेशन में, वो आया नहीं। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर की डेफिनेशन में अभी भी कैटेगरी 1, 2, 3 के हिसाब से दिया है, देन ओनली कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 आर अ पार्ट ऑफ QIB।
तो वहां पे आपने अपने आंसर में भी वही लिख दो, सेम जैसा आपके नोट्स में दिया हुआ, जैसा आपके मॉड्यूल में दिया है। कैटेगरी 1 and 2 आर पार्ट ऑफ QIB। नीचे नोट लिख दो बस दैट द कैटेगरीज हैव बीन रिवाइज्ड एंड नाउ ओनली कैटेगरी 1 FPI फॉर्म्स पार्ट ऑफ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जो मैं कह रहा हूं वो है कि एज ए स्टूडेंट मैं ऐसा करता टू बी ऑन द सेफेस्ट पोजीशन, बिकॉज बेटा जी यार वो अगर हमने एकदम अमेंडेड पोजीशन लिखी है बट मॉड्यूल में भी तक अमेंड नहीं हुई वो पोजीशन, और वो व्यक्ति चेक कर रहा है मान लो आपके सजेस्टेड आंसर से उसमें भी अमेंड नहीं होगी, तो अननेसेसरी हमने अमेंडेड लिखा और वो मार्क्स कम कर देगा। तो इसलिए जो मॉड्यूल में दिया भाई साहब QIB की डेफिनेशन अनअमेंडेड ही लिखो और नीचे नोट डाल दो कि अमेंडमेंट ये वाला आ चुका है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। ठीक है बेटा जी। सो विद दिस वी आर ऑल सॉर्टेड। एकदम मस्ती में रहो, खूब सारी पढ़ाई करो। दिस इज प्रोबेबली द लास्ट वीडियो फॉर एग्जीक्यूटिव के बच्चों के लिए। मैं 100% लाइव आके आपसे जरूर बात करूंगा, उसका मैं डेट वगैरह भी अनाउंस कर दूंगा कि आप बच्चों से बिल्कुल बात करने की इच्छा है मेरी। लाइव आऊंगा, बात करूंगा, बट दिस वुड बी द लास्ट वीडियो फॉर डिसंबर अटेम्प्ट स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आई गेस वी आर डन इनफ। मैं अगर बात करता हूँ कंपनी लॉ के लिए, बच्चों ने कंपनी लॉ अमेंडमेंट वीडियो देखना है बस, और कुछ भी नहीं देखना है। अननेसेसरी पैनिक नहीं करना सर ये है क्या वो है क्या, सिर्फ आपको जो एक कंपनी लॉ अमेंडमेंट फॉर दिसंबर 20 का मेरा वीडियो, सिर्फ वो अमेंडमेंट्स देखने। उसके बाद में कंपनी लॉ के 3 मैराथन्स हैं। सबसे पहला पार्ट ए का मैराथन है, फिर पार्ट बी का मैराथन है, फिर पार्ट सी में CS एक्ट का मैराथन है। ये तीनों चीजें, तो ये 4 वीडियोस आपने देख के एग्जाम में जाने, कंपनी लॉ में सॉर्टेड। ठीक है बेटा जी, इट कवर्स एवरीथिंग। मतलब एवरीथिंग ऐसे ये मत सोचना कि बस यही पढ़ लिया एग्जाम में जाके पास हो जाएंगे। आपने 100% पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ा हुआ है, फिर ये रिवाइज करने के लिए वीडियोस आपके लिए थे। एक सवाल आता है बच्चों का कि सर एग्जाम के एक दिन पहले क्या सिर्फ मैराथन नोट्स पढ़ लें क्या? नहीं, जो मेरे रेगुलर नोट्स है उसमें मैंने इससे 10 टाइम्स डेप्थ में पढ़ा है, तो वही नोट्स से आपने पढ़ना है। वही नोट्स हमने इतनी सारी मार्किंग की लेफ्ट हैंड साइड पे सब कुछ, आपने उन्हीं नोट्स से पढ़ना है। या फिर कोई बच्चा है जिसका किसी और टीचर के नोट्स है तो उन्हीं टीचर के नोट्स से पढ़ो। मॉड्यूल से पढ़ना मॉड्यूल से पढ़ो, मैराथन नोट्स पे एग्जाम के एक दिन पहले नहीं आना। ठीक है, जो पूरा डिटेल में पूरा सब कुछ ही पढ़कर जाना है। और इतनी मेहनत की आपने कि एग्जाम के एक दिन पहले आप 9 आवर्स में पढ़ पाओगे। ट्रस्ट मी ऑन दैट, इतनी मेहनत की आप पढ़ पाओगे। ठीक है, तो खुद के लिए लिमिट छोटा मत कर दो। हाँ, अगर कोई लास्ट का एक आधा चैप्टर बचा है वो हो ही नहीं रहा है तो उसके लिए आप शिफ्ट होकर बात लगे। बाकी टारगेट ये रखो कि पूरा का पूरा आपका रेगुलर नोट से पढ़ना है, फटाफट पढ़ना होता है, हेडिंग सेटिंग्स पढ़नी होती है एग्जाम के एक दिन पहले। ठीक है बेटा जी। सिक्योरिटीज लॉ के लिए क्या क्या है अपने पास? सिक्योरिटीज लॉ के लिए सबसे पहले मैराथन है। मैराथन 2 पार्ट में हो गया, लेकिन दैट हैज गॉट 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो तो सब पढ़ के ही जाना अच्छे से। ठीक है बेटा जी। अब कोई बोलता है कि सिर्फ मैं वो एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ लूं, नहीं बेटा जी, नहीं चलेगा। आप एग्जाम के एक दिन पहले पूरा सिलेबस रिवाइज कर लो, उसके बाद में उन 50 टॉपिक्स पे एक्स्ट्रा फोकस दे दो, ये बिल्कुल चलेगा, लेकिन पूरा सिलेबस रिवाइज करके जाना है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं वो पढ़ के जाने, और उसके बाद में ये छोटा सा माइनस आपका अमेंडमेंट से पढ़ के जाना है। इसके अलावा बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होना नहीं है। दिस विल हेल्प यू टू गेट थ्रू द अटेम्प्ट कंफर्टेबली एंड विद फ्लाइंग कलर्स। ओके बेटा जी, प्रिज्यूमिंग कि आपने पहले अच्छे से साल भर से पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है बेटा जी, सिर्फ आखिरी के 15-20 दिन में नहीं, 15-20 दिन में आपका जो वो 5th गियर में आ जानी चाहिए गाड़ी। बट ऑफकोर्स साल भर पढ़ाई करेंगे तो हम आगे सक्सेसफुल होते हैं, बिकॉज ICSI ऑलवेज वुड प्रेफर अ स्टूडेंट जो जी जान से पढ़ रहा है, नॉट समवन जो कि आखिरी के 15-20 दिन में पढ़ के निकल गया। तो पढ़ना में जी जान से शुरू से है। हाँ, जो आखिरी में आपको एक पुश चाहिए होता है, किक स्टार्ट चाहिए होता है कभी कभी, वो देने के लिए मैं है आपके लिए। ठीक है बेटा जी, दिस विल बी ऑल from my end. I hope you've really loved the marathon videos and all the important judgments and this amendment video as well. And I hope you're going to clear with flying colors. Just be confident. Do not worry about anything. कभी ये परेशान मत होना। अब एक बहुत कॉमन सी चीज है कि आप लोगों को क्या लगता है, अरे मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, मुझे डर लग रहा है। इट्स अ कॉमन थिंग। आपने किसी भी सीनियर से बात करो, हर एक को ऐसा लगता था। जस्ट टेल योरसेल्फ, आप खुद को ऐसा बोलते रहो कि नहीं यार, शुभम शुक्लेचा फॉर एग्जांपल जो भी एग्जाम दे रहा है, शुभम शुक्ला तू अभी पेपर देगा तो अभी भी पास हो जाएगा। तू अगर अभी इमीडिएटली इस टाइम में पेपर देगा तो भी तो पास हो जाएगा। ये खुद को बोलते रहो और खुद को मोटिवेटेड रखो। And trust me, you're going to sail through the examination and I'll be desperately waiting for your, of course, happy messages कि सर ये हो गया, पेपर बहुत ही बेहतरीन हुआ। So I'll be waiting for your happy messages and if there's any concern, so please do let me know. इसके जो पिछले वीडियोस हैं उनके कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट करेंगे तो चलेगा, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट करेंगे तो भी चलेगा। ओके बेटा जी। और अगर आप बच्चों को, जैसे कि स्पेशली 2 बच्चे जो सेल्फ स्टडी वगैरह करते हैं ना, तो अगर आपको कुछ भी परेशानी आती है कुछ भी चीज़ समझने में, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपका डाउट भी भेजो। ठीक है, सो दैट बाकी बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो कोई व्यक्ति को अगर किसी और को 2-3 डाउट दिखते हो, आपको लगता है कि हाँ वो डाउट के अंदर आप आंसर दे सकते हैं, तो आप ही बच्चे उन डाउट के आंसर भी करो। मैं तो हुई सही कि कोई व्यक्ति ने अगर गलत आंसर दिया या फिर कोई व्यक्ति ने जो डायरेक्शन दिया वो गलत है, तो मैं करेक्ट करने के लिए तो हुई सही ना। दैट आपका सेल्फ हेल्प भी हो जाएगा यहाँ पे। ओके, एंड ऑफ कोर्स आई एम तो ऑलवेज देयर। चलो पीपल, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, मेक मी प्राउड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। Bye bye.